हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के प्रश्नों को प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक का विस्तृत अध्ययन हमने वीडियो पार्ट 1 में किया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार उन प्रश्नों को अवश्य देखें। तो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है? किसी हिमकरण ठंडा होने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 दिया गया हमें कि एक हिमकरण की ठंडा होने की प्रक्रिया में, ठीक, क्या है, कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हम ठंडा कर रहे हैं। अर्थात कमरे का आरंभिक तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि कमरे के तापमान को हम ठंडा कर रहे हैं और होने की दर क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। अर्थात 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है। तो बोला गया है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग लिख देंगे हल। हम लोग को दिया गया है कमरे का आरंभिक तापमान कितना है? कमरे का आरंभिक तापमान बराबर कितना दिया गया है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है? 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से तापमान में कमी हो रही है। तो लिखेंगे 1 घंटे में तापमान में कमी। 1 घंटे में तापमान में कितना कमी हो रही है? 5 डिग्री सेल्सियस का। तो तापमान में कमी हो रही है, तो उसको हम किस चिन्ह से दर्शाएंगे? माइनस चिन्ह से। अब देखिए, इसलिए बोला गया है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो हम निकालेंगे 10 घंटे में तापमान में कमी। तो 1 घंटे में तापमान में कमी कितना है? -5 का। तो 10 घंटे में कितना होगा? 10 का गुणा कर देंगे, -5 गुणे 10, तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, -50। इस प्रकार से 10 घंटे में कमरे का तापमान 10 घंटे में तापमान में कितना कमी होगी? -50 डिग्री सेल्सियस का। अब आगे बोला गया है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो लिख देंगे अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? देखिए, आरंभिक में कमरे का तापमान कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। और 10 घंटे बाद तापमान में कितना कमी आ गई? -50 की कमी आ गई। तो हम क्या करेंगे? इसमें -50 जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, 50 घटा देंगे। ठीक, तो देखिए कितना आएगा? 40 में 50 हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यह हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? बोला गया है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। तो देखिए, प्रतियोगिता में कितने 10 प्रश्न हैं और कक्षा टेस्ट में इसमें सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलते हैं? 5 अंक। ठीक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। अर्थात जिस अंक को
जिस प्रश्न को हम टच नहीं करेंगे, नहीं हल करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, उनका हमें क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो पहला नंबर बोला गया है मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। यहाँ पे एक मोहन लड़का है, वह 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो टोटल मोहन द्वारा प्राप्त किया गया अंक क्या है, हमें ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्या बोला गया है कि रेशमा के 5 उत्तर सही हैं। रेशमा एक लड़की है, उसके 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, तो इसके द्वारा प्राप्त अंक हमें ज्ञात करना है। तीसरा नंबर दिया गया है हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, ठीक, उसमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए, इसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लिखेंगे हल, ठीक। हम लोग को क्या दिया है, सही उत्तर के लिए सही उत्तर। जब हम सही उत्तर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सही उत्तर के लिए 5 अंक, ठीक। और क्या बोला है, गलत उत्तर के लिए -2 अंक। गलत उत्तर, तो गलत उत्तर के लिए क्या है, -2 अंक है। और जिस प्रश्न को प्रयत्न नहीं किएगा, जिसको हम प्रयत्न नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे कुछ भी, उसका 0 अंक, तो इसको छोड़िए हम लोग। अब देखिए पहला नंबर क्या दिया गया है, पहला नंबर हल करेंगे हम लोग। पहला नंबर बोला है मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो हमें कुल अंक ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे मोहन द्वारा सही उत्तर। तो सही उत्तर के द्वारा प्राप्त अंक क्या है, मोहन देखिए कितना सही प्रश्नों का उत्तर देता है, 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो सही मोहन द्वारा सही उत्तर का अंक कितना हो गया, 4 गुणे 1 का मान क्या है, 5 अंक है, एक उत्तर का 5 नंबर मिलता है, तो 4 प्रश्नों का कितना मिलेगा, 5 चौक 20 कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 अंक। इस तरह से मोहन द्वारा सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलेंगे, 20 अंक मिलेंगे। और गलत उत्तर, तो गलत उत्तर का मोहन कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, और एक गलत उत्तर का कितना अंक मिलता है, -2, तो 6 का क्या होगा, -2 में 6 का गुणा कर देंगे, तो कितना मिलेगा, -12 अंक, ठीक। अतः लिख देंगे, अतः मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक, मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक। तो मोहन ने कितना टोटल अंक प्राप्त किया, देखिए सही उत्तर के लिए उसको कितना अंक मिला, 20 अंक, गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिला, -12 अंक। तो दोनों को हम घटा देंगे, 20 में 12 घटा देंगे, या 20 प्लस -12 आप लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस माइनस हो जाएगा 12, तो 20 में 12 घटाएंगे, 8 अंक। अतः मोहन को कितने अंक मिले, 8 अंक मिले। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है, दूसरा नंबर बोला है रेशमा ने 5 उत्तर सही दिए और 5 गलत दिए, तो हम लिखेंगे रेशमा द्वारा सही उत्तर के लिए अंक क्या है, देखिए एक सही उत्तर पर 5 अंक मिलता है, और रेशमा की कितने प्रश्न सही हैं, 5 सही हैं, तो क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो सही उत्तर के लिए रेशमा को कितना अंक मिला, 25 अंक मिला। और आगे गलत उत्तर के लिए रेशमा को कितना अंक मिलेंगे, एक गलत उत्तर का -2 अंक मिलता है, और रेशमा ने कितना गलती की है, 5 प्रश्नों का उत्तर गलत किया है, 5 उत्तर गलत किया है, तो 5 का हम गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, -10 अंक।
इस प्रकार से रेशमा के -10 अंक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो लिख देंगे रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक। अतः रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक तो कुल अंक बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 25 में 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 25 में 10 घटाएंगे 15, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मेरा 15 आ जाएगा। अतः रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है, 15 अंक है। ठीक, यह हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्या दिया गया है, तीसरा नंबर हम लोग को क्या दिया है, तीसरा नंबर बोला है हीना ने कुल 7 प्रश्न किए। हीना ने कितने प्रश्न किए, 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का सही उत्तर है। तो लिख देंगे हीना द्वारा सही उत्तर का अंक। तो लिख देंगे हीना द्वारा सही उत्तर का अंक। सही उत्तर का अंक इसने कितना प्राप्त किया, 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और एक सही उत्तर का 5 अंक मिलता है। तो 2 का 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात कितना अंक मिला, 10 अंक। हीना के द्वारा सही उत्तर का कितना अंक मिला, 10 अंक मिला। और बोला गया है कि 5 हीना ने 2 का तो सही उत्तर दिया और 5 का गलत उत्तर दिया। तो लिख देंगे गलत उत्तर का अंक। गलत उत्तर का अंक कितना हो जाएगा, हीना द्वारा एक गलत उत्तर पर कितना मिलता है, -2 अंक मिलता है। और हीना ने कितना गलती की, 5 प्रश्न गलत किए। तो कितना हो जाएगा, -5 दूना 10, -10 अंक। अब देखिए हीना ने टोटल 7 प्रश्न हल अटेम्प्ट ही किए थे। ठीक, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए जिसमें से 2 का सही उत्तर है और 2 का गलत उत्तर है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे अतः हीना द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक। हीना द्वारा प्राप्त कुल अंक। तो हीना ने कितना अंक प्राप्त किया, देखिए हीना सही उत्तर के लिए उसको 10 अंक मिला और गलत उत्तर के लिए -10 अंक मिला। यानी गलत उत्तर कर दी तो उसका 10 अंक जो मिला था वो भी कट गया। तो 10 में 10 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात अतः हीना को कितना अंक मिले, फाइनली हीना को कितना अंक मिले, 0 अंक मिले। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, बोला गया है एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ प्राप्त होता है। ठीक, बोला गया है कि एक सीमेंट की कंपनी है जो सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचता है, तो एक बोरी पर उसको कितना मिलता है, 8 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। आगे बोला है और स्लेटी ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर, स्लेटी सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से उसको क्या होती है, हानि होती है। ठीक, तो आगे बोला है क्वेश्चन नंबर पहला नंबर बोला है ए नंबर, किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेचती है और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसको लाभ होगा या फिर हानि होगा हमें ज्ञात करना है। बी नंबर क्या बोला गया है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है, 6400 है, 6400 है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसको न तो लाभ हो न तो हानि हो। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, हल यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दिया है, सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से उसको लाभ होता है। तो लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी पर लाभ
सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी पर लाभ, एक बोरी पर लाभ। ठीक, तो सफ़ेद सीमेंट कंपनी सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी बेचती है तो लाभ कितना होता है, 8 रुपये का लाभ होता है। तो लिख देंगे 8 रुपये का। ठीक, अब आगे क्या बोला है, स्लेटी रंग की ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है। तो लिखेंगे स्लेटी तथा स्लेटी सीमेंट की एक बोरी पर हानि। तो एक बोरी पर हानि कितनी होती है, 5 रुपये की। तो हानि को हम कैसे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। ठीक, मतलब एक बोरी स्लेटी सीमेंट की एक बोरी बेचती है कंपनी तो उसको 5 रुपये का हानि होता है, -5 रुपये। अब देखिए पहला नंबर क्या बोला गया है, हम लिखेंगे पहला नंबर, ए नंबर। क्या बोला है कि किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेचती है। तो लिखेंगे 3000 बोरियों 3000 बोरियों, किसका बोरी बेच रहा है, सफ़ेद सीमेंट की, सफ़ेद सीमेंट 3000 बोरियों पर लाभ। 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचता है तो पर लाभ कितना होगा, देखिए एक बोरी पर लाभ कितना है, 8 रुपये। तो 3000 बोरियों पर लाभ कितना होगा, जैसे एक बोरी पर 8 रुपये है तो 2 बोरी पर 8 दूना 16 रुपये होगा। 3 बोरी के लिए 3 का गुणा करेंगे। इसी तरह से 3000 बोरियों के लिए कितना करेंगे, 3000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा मेरा 24,000 रुपये। अतः कंपनी को 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेचने पर लाभ कितना होगा, 24,000 का होगा। और बोला गया है आगे कि 5000 स्लेटी सीमेंट बेचती है। कितना सीमेंट, 5000 बोरियों किसकी, स्लेटी सीमेंट की। तो इस पर हानि क्या होगी, कितना होगा, स्लेटी सीमेंट पर हानि होता है। एक बोरी पर कितना है, -5। तो कितना बोरी बेच रही है, 5000 बोरी। तो 5000 का गुणा करेंगे तो कितना हानि हो गई, 5 25 -25,000। ठीक, इतना रुपए का। अब बोला है कि इसमें उसको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाभ कितना है, 24,000, हानि कितना है, 25,000। तो हानि का मान ज़्यादा है, इसका मतलब उसको कंपनी को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम लिख देंगे कुल हानि। इस प्रकार कुल हानि बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम घटा देंगे। 24,000 में 25,000 घटाएंगे क्या आएगा, -1,000। कितना आ जाएगा, -1,000 रुपये। आप घटा के देख सकते हैं, 25,000 में 24 से घटाएंगे तो 1,000 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस। अतः कंपनी को कितना हानि हुई, 1,000 का हानि हुई। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, हानि को। ठीक ना, तो हानि कितना हुई, 1,000 का हानि हुई। अब बी नंबर देखिए क्या बोला गया है, बी नंबर हम लोग हल करते हैं। बी नंबर बोला गया है कि यदि कंपनी सफ़ेद स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचती है, 6,400 बोरी। तो लिखेंगे 6,400 बोरियों किसकी बोरी हैं, ये स्लेटी सीमेंट की, स्लेटी सीमेंट की। तो 6,000 बोरियों पर हानि कितना होगा, एक बोरी पर हानि कितना हो रहा है, -5 का। तो 6,400 बोरियों पर कितना होगा, गुणा कर देंगे 6,400 बोरियों का तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए ये संख्या प्लस है, ये संख्या माइनस है तो माइनस हो गया। 5 का गुणा बारी बारी से इकाई अंक से कीजिए, 5 शून्य 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0, हाथ की 2, 5 छक 30, 2 32। इस प्रकार से कितना आ गया, -32,000 रुपये। तो 6400 बोरियों पर हानि कितना हुई, 32,000 रुपये का। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, हानि को।
अब यह क्या बोला है आगे कि तो कंपनी को सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसको न तो लाभ हो न तो हानि हो। अर्थात हमें ऐसा मान ज्ञात करना है, हमें और सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां हमें बेचनी चाहिए कि न तो हमें लाभ हो न तो हानि हो। ठीक, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों सफ़ेद सीमेंट होगा। ये सिलेटी सीमेंट तो खुद ही बेच रहा है, तो बोला गया है कि कंपनी को सिलेटी नहीं होगा, यहाँ पे सफ़ेद होगा। सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसको न तो लाभ हो न ही हानि हो। तो देखिए सिलेटी सीमेंट पर उसको कितना हानि हुई, 32,000 का, -32,000 रुपये का। अब हम सफ़ेद सीमेंट की इतनी बोरियां बेचेंगे कि हमें लाभ कितना हो, 32,000 का लाभ हो। तो कंपनी को अभी कितना हानि हो रही है, -32,000 का। और जब लाभ 32,000 का होने लगेगा तो दोनों मेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार से कंपनी को न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी पर कितना लाभ मिलता है, हमें 8 रुपये का। और हमें कितना लाभ कमाना है, मान लीजिए लाभ कितना कमाने हैं, 32,000 की जगह पर 32 रुपये लाभ कमाना है। तब हम क्या करेंगे, 32 में एक बोरी का लाभ कितना है, एक बोरी पर लाभ 8 रुपये, तो 32 में 8 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अर्थात 4 बोरी हम बेचेंगे तो हमें 32 रुपये माल लाभ मिल जाएगा। 4 और 6 32। तो यहाँ पे हमने क्या किया, भाग दिया। इसी तरह से हमें लाभ कितना कमाना है, 32,000। तो हम क्या करेंगे, 32,000 में एक बोरी पर लाभ कितना हो रहा है, 8 रुपये, तो 32,000 में 8 का भाग दे देंगे हम, तो बोरियों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम न तो हानि हो और ना ही लाभ हो, तो उसे मतलब कंपनी को सफ़ेद सीमेंट देखिए क्या, सफ़ेद सीमेंट पर 32,000 रुपये का लाभ होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे न तो उस कंपनी को, देखिए अभी कंपनी को 32,000 रुपये का हानि हो रहा है, तो न तो लाभ हो न तो हानि हो। तो इसके लिए हमें सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी पड़ेगी, ऐसा बेचना पड़ेगा कि सफ़ेद सीमेंट की बोरियों पर हमें 32,000 का लाभ हो। तो अतः बेची गई बोरियों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः बेची गई बोरियों की संख्या कितना हो जाएगी, कुल लाभ कितना, हमें कुल लाभ बटे एक बोरी पर लाभ, ठीक। तो बराबर देखिए कुल लाभ कितना हमें कमाना है, 32,000, ठीक। और एक बोरी पर लाभ कितना हो रहा है, 8। तो हम भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32 और 3 0। तो बोरियों की संख्या कितनी आ गई, 4,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अतः हमें बेची गई बोरियों की संख्या, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को क्या दिया गया है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, निम्नलिखित को सत्य कथनों में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि नीचे हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों को सत्य बनाने के लिए
रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला नंबर दिया गया है, बी नंबर दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रिक्त स्थान के जगह पर कौन सी संख्या, कौन सा पूर्णांक आएगा। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। देखिए ए नंबर बोला गया है -3 में हम किस संख्या का गुणा करें कि 27 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, -9 का करेंगे। कैसे हमें पता चलेगा, देखिए -3 गुणे, अगर हमें खाली स्थान के जगह पर नहीं पता है कि कौन सी संख्या लिखनी है, तो आप मान लीजिए कोई भी संख्या ए बी सी डी, ए मान लीजिए कि हमें कौन सी संख्या का गुणा करना है, ए संख्या का, बराबर 27। अब देखिए हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो ए बराबर क्या होगा 27, और ए के गुणांक में इधर क्या है -3 है। तो हम बच्चों आप लोगों को बताए थे कि यदि देखिए पक्षांतरण कैसे होता है, LHS और RHS, ठीक। यदि कोई संख्या इधर प्लस में है लेफ्ट साइड में, तो इसको हम RHS में पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यदि इस साइड कोई संख्या माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। यदि इस साइड कोई संख्या यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड में कोई संख्या प्लस में है तो राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में होगा। यदि लेफ्ट साइड में कोई संख्या प्लस माइनस में है तो उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में कोई अंक गुणा में है तो उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और इधर यदि भाग में है तो राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा में होगा। इसी तरह से इसका ऑपोजिट, राइट साइड में यदि माइनस है तो माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, गुणा का भाग होगा, भाग का गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए -3 क्या है, ए के गुणा में है, तो -3 को हम इधर लाएंगे, इस साइड पक्षांतरण करेंगे बराबर के बाद, तो -3 गुणा में है तो क्या होगा, गुणा का क्या होगा, भाग, अर्थात -3 क्या चला जाएगा, भाग में, अर्थात बटे में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस तरह से होता है बच्चों। तो देखिए अब ए का मान यहाँ से निकालिए, ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आया -9 बटे -1, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -9 बटे 1 का मतलब -9, क्या आ गया मेरा उत्तर, -9। अर्थात हमें यहाँ पे क्या भरना है, क्या फिल करना है खाली स्थान की जगह पर, -9, ठीक। इसी तरह से बी नंबर देखिए, हम लोग देखेंगे बी नंबर क्या दिया गया है, 5 गुणे डॉट डैश, यहाँ पे क्या आए, लिखें कि -35 आए, तो हम यहाँ पे क्या भर देते हैं, मान लीजिए ए, ठीक। अब ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए बराबर क्या होगा, -35, और देखिए ए के गुणांक में 5 है तो 5 इधर क्या जाएगा, 5 को इधर हम पक्षांतरण करेंगे तो बटे में आ जाएगा, भाग में 5, और इसको ऊपर नीचे काटिए, क्या आ जाएगा मेरा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना आ गया, -7 बटे का 1 मतलब 7। ये बराबर क्या हो गया मेरा, -7। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, -7, ठीक। इसी तरह से देखिए तीसरा नंबर सी नंबर हम लोग देखेंगे। अब देखिए सी नंबर क्या दिया है हम लोग को, डॉट डॉट यहाँ पे भरना है, -8 बराबर क्या आएगा, -56 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या हम ए लिखेंगे, तो ए का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, -56 बराबर के बाद क्या है हम लोगों का, -56 बटे, देखिए 8 क्या है, ए के गुणांक में है -8, तो -8 इधर गुणा में है तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का भाग होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा -8 बटे में आ जाएगा, भाग में। अब देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। इस प्रकार से कितना आ गया हम लोगों का, ए का मान 7 बटे 1 मतलब 7। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा हो तो ओनली हम वह संख्या लिखते हैं, क्या आ गया 7। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, 7। अब देखिए डी नंबर क्या होगा हम लोग का, डी नंबर डॉट डैश, यहाँ पे हम क्या फिल करें,
कि -12 का गुणा करेंगे उस संख्या में तो कितना आना चाहिए, 132 आना चाहिए। तो मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे a लेते हैं, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 132। और देखिए -12 क्या है, इधर a के गुणा में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। यहाँ पे देखिए -12 यदि गुणा में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। ठीक, तो चलिए हम इसको भाग में ले आते हैं। इस प्रकार से a बराबर क्या हो जाएगा, -12 बटे में आ जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे हम काटेंगे तो क्या होगा, 12 एक कम 12, 12 में 11 का गुणा करेंगे, देखिएगा 12 गिरहम 132 होता है। आप इस तरह से भाग करके चेक कर सकते हैं, 12 भागे 132 आपका 11 आएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से क्या आ गया, 11 बटे -1, माइनस ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, -11 बटे 1 अर्थात -11। a का मान क्या आ गया, -11। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, -11। तो बच्चों देखिए इस तरह से अब इनका देखिए चेक कीजिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 9 त्रिक 27। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया ना। अब 5 का गुणा -7 में करेंगे, देखिए -35 आएगा, 5 7 35। 7 का गुणा -8 में करेंगे तो 7 8 56, माइनस चिन्ह है तो -56। इसी तरह से -11 का गुणा 12 में करेंगे तो 132 आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और 11 में 12 का गुणा करेंगे, 11 बरहम 132 होता है। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने देख लिया है, समझ में आई होप आप लोगों को आ गया होगा। और ये बच्चों ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि लेफ्ट और राइट साइड में संख्याओं का पाक्षांतरण करने पर क्या होता है, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, गुणा का भाग होता है और भाग का गुणा होता है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।